हालिया सैलाब आया पाकिस्तान पूरे में, उसमें कई जानी माली नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। तो फातिहा शरीफ उनके लिए पढ़ लें, इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शाह साहब आपका मशकूर हूँ कि आपसे जब भी दरख्वास्त की है आपने प्रेस क्लब का प्लेटफॉर्म हमें दिया है, अपनी बात, अपने नज़रियात और अपनी सियासी हालात के बारे से बात करने के लिए, तो बहुत शुक्रिया। और तमाम जितने भी हमारे साफ़ी भाई यहाँ पे आए अपना वक्त निकाल के, मैं आप सबका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। आज इधर आने का बुनियादी मकसद ये था कि मैं आप सब से मुखातिब हूँ 6 पॉइंट एजेंडे पे। ये 6 पॉइंट एजेंडा मेरे दिल के करीब है, मेरी सोच के करीब है, और मैं समझता हूँ कि ये प्रेस के थ्रू ना सिर्फ मीरपुर की आवाम तक बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर और ओवरसीज़ में जो हमारे मीरपुर शहर के लोग हैं उन तक ये पैगाम जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज मैं प्रेस को और जो हमारे साफ़ी भाई हैं इनको एक चीज़ की निशानदेही कराऊंगा जो कि मैं हर निजी महफिल में कहता हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, पाकिस्तान में मजलूम की आवाज़ बनना, इसमें सबसे अव्वल किरदार आपके कलम का था। चाहे वो ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल हालात हो, आप लोगों ने हर चीज़ से बालातर हो के अपना एक पॉजिटिव रोल इस माशरे के लिए, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हकूक़ के लिए अदा किया। तो मैं आपको खराज तहसीन और खराज अक़ीदत भी पेश करता हूँ। इसके बाद इस मीरपुर शहर में क्योंकि इलेक्शन करीब है, इलेक्शन का वक्त आ रहा है, तो ढेर सारे मामलात और मसाइल अवाम के सामने हैं जिनको अवाम दिन बर दिन उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं निशानदेही कराना चाहता हूँ वो है इस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन। मैं पिछले कुछ अरसे से ये चीज़ अपने कारकुनान से और सिविल सोसाइटी के लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि सर हर 5 साल बाद जब इलेक्शन करीब आता है तो हमारे से सियासी इंतकाम लिया जाता है, हमें साइडलाइन करके जो अवामी ऑफिसर्स हैं, जो कौम के टैक्स से जिनकी तनख्वाहें जाती हैं, वो अवाम की फलाई की जगह लोगों की और नुमाइंदों की ज़ाती मुलाजमत करते हैं। तो जितनी भी आपकी सिविल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इस पूरे शहर के अंदर, मैं कैटेगोरिकली उनको ये चीज़ बड़े वाज़ेह तौर पे आजिज़ी से बताना चाहता हूँ कि आप अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेंगे तो आप हमारी सर आंखों में हम आपकी इज्जत भी करेंगे, आपका एहतराम भी करेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी किसी भी सियासतदान चाहे वो इक़्तिदार में है इस टाइम या नहीं, उसकी ज़राती मुलाजमत से परहेज करें। जो अवाम आपके पास अपने मसाइल लेके आती है उन्हें नॉन पार्शल होके, न्यूट्रल होके हल करें। मैं ज्यादा तारीख में तो नहीं जाना चाहूंगा, आपका सामना या आपका जो इधर पुराने नुमाइंदे थे
वो शायद ज़ाती तौर पे कॉम्प्रोमाइज्ड हों, उनके कारोबारी वसाइल हों, उनके कारोबारी मामलात हुए होंगे, लेकिन मेरा एक ही अकीदा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, जो लोग ईमान लेके आए मैंने उनके अंदर से खौफ निकाला है। अगर आपने गैर जानिबदारा हो के पब्लिक के इंटरेस्ट में काम ना किया तो सड़क और आपके दफ्तर में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो लिहाजा अपना किबला दुरुस्त करें, अवाम की फलाई और बेहतरी के लिए काम करें। इसके अलावा इस पूरे शहर में इंतजामी मामला, आलूदगी, डेवलपमेंट, आज हम पूरी दुनिया में जाके तो अपने आप को कहते हैं हम मिनी लंदन से आए हैं, लेकिन क्या आईनी और कानूनी तौर पे ये शहर मिनी लंदन कहलाता है? हरगिज नहीं। खुशफहमी के 100 साल जीने में ना तो कोई कौम आजाद होती है, ना कोई माशरा तरक्की करता है। आज तल्ख हकीकत यह है कि गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। हालिया इंक्रोचमेंट के हवाले से अदालत के फैसलों पे कई जगह अमल दरामद हो रही है, तो जो पब्लिक अथॉरिटीज इंक्रोचमेंट के हवाले से काम कर रही हैं, उनको भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि अदालत के हुक्म सर आंखों पे, लेकिन जब आप जाके किसी गरीब के किराने के स्टोर पे ऑर्डर लेके जाते हैं, उसे जाके कहते हैं दुकान खाली करो, उसे किसी रेडी वाले को जाके जो मेहनत मजदूरी कर रहा है उसको कहते हो अपनी रेडी यहां से हटाओ, वो खाली करा के आप उन इल्लीगल जगह पे जाके बैठ के चाय पीते हो जो एमडीए के मास्टर प्लान से हट के बना हुआ है। किसी सूरत दो कानून नहीं चलेंगे। मैं अदालत आलिया से, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि एमडीए का मास्टर प्लान निकलवाएं। जो एमडीए के मास्टर प्लान के तहत गैर कानूनी डेवलपमेंट हुई है, ग्रीन बेल्ट को हिट किया गया है, वो केसेस ओपन करें, वो अवाम के सामने लाएं। अगर कानून पे बराबरी की अमल दरामद नहीं हो सकती तो किसी गरीब बंदे को तंग ना करें, गरीब मजदूर को तंग मत करें। इसी तरह ये जो शहर है, आज आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें, मंगला से जब आप इस शहर की तरफ आते हैं, हर 50 मीटर बाद मेन रोडों पे दाएं और बाएं देखें, कचरे का ढेर आपको नजर आएगा। मंगला से लेके न्यू सिटी तक कोई ऐसी जगह नहीं है मेन जहां पे पोल्यूशन ना हो। कौन है इसका जिम्मेदार? जो शहर, जो यहां के नुमाइंदे पिछले 20, 25, 30 सालों से, हम बात तो कश्मीर की आजादी की करते हैं, लेकिन हम अपने शहर की सफाई नहीं कर सकते। तो जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो बल्दिया है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपना तौर तरीका दुरुस्त करें। अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आप हमें बताएं, आपके पास बजट नहीं है तो आप हमें बताएं। हम सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना रोल अदा करें, आपको मशीनरी लेके दें ताकि आप शहर को साफ कर सकें। उस पे बेशक आप अपने कायदीन की फोटो लगाएं ताकि क्रेडिट आपको मिले, लेकिन ये तौर तरीका नहीं चल सकता। आज पूरे पोटहार रीजन से जब हम आके गुजर के इधर आते हैं तो मुझे शर्मिंदगी होती है। अगर मैंने इस शहर का नुमाइंदा बनना है तो मुझे सबसे पहले बाहर से आने वाले बंदे को इस शहर के लिए मिसाली बनाना होगा। आलूदगी इस कदर बढ़ चुकी है
कि दफा 144 शहर लगा हुआ है शहर में कि आपने आग नहीं लगानी। सुबह फजर के टाइम जाके आप जो मुख्तलिफ मेन इलाका है शहरों के, उधर देखे आग लगा के कूड़ा जला रहे होते हैं। ये कहाँ की वेस्ट मैनेजमेंट है? मेजॉरिटी ये ओवरसीज का शहर है, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बल्दिया के मुलाजमों को झाड़ू दिए जाते हैं। आज 2025 मीरपुर शहर आजाद कश्मीर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। आप आज भी बल्दिया के मुलाजमों को झाड़ू देते हैं कि ये झाड़ू पकड़ो और सफाई करो, मेन रोडों से सफाई करके प्लाजों के बाहर कचरा ले आओ। सुबह बेचारा दुकानदार आता है, उसने अपने प्लाजा जब खोलना आता है वो वही कचरा वही दूर रोड पे ले जाता है। तो ये क्या आप करना चाह रहे हैं? अगर आप हकीकी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को नहीं देख सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अवामी नुमाइंदे हैं, लोगों की वोट से आए, और यहां की लावारसी का ये आलम है। मेरी किसी से जाती मुखालफत नहीं है, नजरियाती तौर पे मैं कई लोगों को कभी मरते दम तक कबूल नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको इस शहर ने वोट दिए हैं तो आप मान लिया सियासी तौर पे लावारे से आप में शायद सलाहियत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको अवाम ने वोट दिए हैं तो जब आप पार्लियामान में असेंबली का सेशन होता है, कम से कम उधर तो इस शहर की आवाज बन सकते हैं, कम से कम उधर तो ये बात कर सकते हैं कि हमारे लोग जो सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स रिटर्न देते हैं, हमारे शहर के हालात देखें। प्राइम मिनिस्टर साहब इधर अपनी तवज्जो फरमाए, लेकिन नहीं। इसी तरह आज जो चेहरे नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, मेरे भाई, इनके साथ झूठ बोला गया। पिछले 10 साल में, चाहे वो 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीरपुर शहर के हवाले से सियासी मंशूर हो, चाहे वो साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों का इंतहाबी मंशूर हो, वो कैटेगोरिकली ये चीज कहा करते थे कि हम अपने शहर के लोगों का दिफा करेंगे, जो ग्रेड 1 से 5 तक सरकारी मुलाजमीन होंगे उनको हम लोकल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज हैं। पिछले 10 साल में हमारे शहर में अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे है। लोकल बंदे को नौकरी मिलती नहीं है, बाहर से आके लोगों को इधर नौकरी दी जाती है। हम इलाकाइज्म की बात नहीं करते, लेकिन अकल भी एक चीज है। आपके अपने घर में बच्चा भूखा मर रहा हो और आप दूसरे मोहल्ले में जाके दूसरों के बच्चों को दूध दे रहे हो, तो ये कोई आप सदका जारिया नहीं कर रहे, ये आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इस चीज के हवाले से भी मान लिया हाइब्रिड सिस्टम है गवर्नमेंट का, मान लिया आप नौकरियां नहीं दे सकते, मान लिया आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो, लेकिन असेंबली के प्लेटफॉर्म में आप इस बात को उठाएं कि हमारे शहर के लोगों के साथ ज्यादती ना की जाए। ये आप पे फर्ज है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आज डेवलपमेंट की बात की जाती है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने मेन इलामा इकबाल रोड पे जो पॉट होल्स हैं उसकी निशानदेही कराई। वो हमारे शहर के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। जो मिनी लंदन कह के ये पिछले 25-30 सालों से लोगों से वोट ले रहे थे, वो मिनी लंदन हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार नहीं होती। आज फिर से मैं मिसाल दूंगा, मंगला से लेके न्यू सिटी के दूसरे गेट तक कौन सी ऐसी रोड है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है? यार आप 2025 में रह रहे हैं, 64% आबादी पाकिस्तान 34 साल से कम की है। कॉन्सेप्ट है ना, शजरकारी का कॉन्सेप्ट है, ना सफाई का कॉन्सेप्ट है,
ना कैट आइज का कॉन्सेप्ट है, ना स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्सेप्ट है। आज आप मंगला से आगे जाएं, जो जेलम, दीना, गुजरहान, पोटहार रीजन से एक टाइम पे लोग मीरपुर आया करते थे शहर को देखने, आज हम उधर जब जाते हैं तो हमें लगता है हम किसी अलग दुनिया में आ गए। जब अपने तो इधर के हालात ही नहीं है। मैं तारीख पे रोशनी अगर डालूं तो हमारी परफॉर्मेंस इन बाकी नुमाइंदों के निस्बत बहुत बेहतर थी। हालांकि मेरे वालिद मीरपुर से कभी इलेक्शन नहीं थे लड़े, लेकिन मैं अवाम में जाके अपनी तारीख नहीं गिनवाता, ना याद करवाता हूं। जो वक्त गुजर गया उसका फैसला अवाम ने करना है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में अगर आप लोग अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो 1 साल पहले जब मैं आप सब लोगों को कहा करता था कि अवाम इस निजाम से तंग है, अवाम इस निजाम से मुतनफर है, तो तब कहा जाता था ये नामौलूद है, ये बच्चा है। तो वक्त ने साबित किया कि इक्तदार वालों का रास्ता भी रोका गया और उम्मीदवारों का भी रास्ता रोका गया, क्योंकि जब पार्लियामान में ऑपोजिशन खत्म होगी तो ऑपोजिशन सड़कों पे आएगी। ये नहीं हो सकता कि अवाम दर बदर की ठोकरें खाए और आप उनकी रहनुमाई ना करें। किस तरह निजाम को आप लेके जाना चाहते हैं? कौन इसका जिम्मेदार है? पार्क्स के हवाले से मेरे कई दोस्त मेरे से जिक्र करते हैं, हल्फन बताएं मुझे 2016 के बाद कौन सा पार्क मीरपुर शहर में बना? दो झूले लगाने से पार्क नहीं बन जाता। कोई बता सकता है 2016 के बाद पूरे शहर में स्टेट की 8 पार्क बना हुआ? तनकीद तो आप आसिफा भुट्टो पार्क पे बहुत करते हैं, उसके नाम पे तनकीद तब होती है जब प्रोजेक्ट बनाए। जब प्रोजेक्ट ही नहीं बनेगा तो आप तनकीद किससे करेंगे? व्यू पॉइंट पार्क की लीज कितने सालों से पेंडिंग है, कौन है इसका जिम्मेदार? अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो सकती, अगर उस पर आप काम नहीं कर सकते तो लीज कैंसिल करें? ये किसी की जागीर नहीं है, ये इस शहर की जागीर है। इस शहर की बेहतरी के लिए हमने काम करना है। सिविल सोसाइटी वाले जो काम सियासतदानों और एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, आज वो सिविल सोसाइटी कर रही है। आपका शहर एनजीओज पे चल रहा है, आपके स्कूलों का निजाम एनजीओज चला रही है, आपके तरक्याती प्रोजेक्ट्स में एनजीओ कंट्रीब्यूट कर रही है, आपके पानी के मामलात को एनजीओज देख रही हैं। एनजीओज तो अपनी आखिरत संवार रही हैं, लेकिन जिस माशरे में, जिस शहर में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस माशरे को चला रही हो तो वो माशरा तबाही की तरफ जाता है, वो खुशहाली की तरफ नहीं जाता। और जो सियासतदान हैं इधर के, उनका एक ही मुद्दा है कि किसी तरह इक्तदार के दरवाजे को पकड़ रखें। इक्तदार उनकी अव्वल मंजिल है, लेकिन हालात बहुत मुख्तलिफ है, हालात बहुत कशीदा हैं। हालात को अगर वक्त से कंट्रोल ना किया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब इस शहर में जितने भी बड़े बसने वाले सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, साबिक जज हैं, कि उनके घरों के बाहर लोग आके एहतजाज करेंगे, जो कि हो भी रहा है। इसी पे मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बल्दिया को मैं कहूंगा कि बल्दिया के मुलाजमों की लिस्ट जारी करें। अगर वो 600 से ज्यादा बल्दिया के मुलाजम हैं
तो वो लिस्ट अवाम के सामने आनी चाहिए। वो इन लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको तनख्वाह जाती है, वो इन अवाम के मुलाजिम है, किसी के जाती मुलाजिम नहीं है। अगर वो चौधरी मजीद साहब के घर काम कर रहा है तो उसको आप अवाम के सामने लेके आए कि ये बंदा उधर काम कर रहा है, वो फिर जस्टिफिकेशन देंगे कि उनको अलॉटेड है कि नहीं। अगर किसी साहब का जज के घर काम कर रहा है तो वो आप अवाम के सामने लेके आए। अगर वो किसी सियासतदान के घर जाती मुलाजमत कर रहा है तो वो अवाम के सामने लेके आए, वो लिस्ट जारी करें। DHQ हॉस्पिटल है आपका, 7 फ्लोर है उसके, रात 9 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक एक बंदा झाड़ू लगा रहा होता है। एक बंदा 7 फ्लोर का हॉस्पिटल साफ कर सकता है? किसी सूरत नहीं कर सकता। वो जो मर्जी कर ले वो उसको साफ नहीं कर सकेगा। ना उसके पास इक्विपमेंट है, ना उसके पास मदद है, और गालियां भी वो सुनता है। तो जो शहर आलूदगी पे काबू पा ना सके, दीन इस्लाम कहता है सफाई निफ्स से ईमान है। अगर आप सफाई पे काबू पा ना सकें और बातें हम जाके करें कि हम कश्मीर आजाद कराएंगे या हम कश्मीर के नुमाइंदे बनेंगे, तो ये चीजें आप लोगों के सामने नहीं आ सकती। इसी तरह मैं मीरपुर न्यू सिटी के हवाले से बात करूंगा। बात इसीलिए मैं करूंगा कि सबसे ज्यादा हाजिर आबादी इस शहर की मीरपुर न्यू सिटी में है। पिछले 10 सालों में क्या इधर मंशूर में बेचा गया? सुई गैस, जैली कुंभाजात, 1000, 2000, 3000 से जायद नौकरियां, एयरपोर्ट। आज जब वो लोग आपसे अपना हक मांगते हैं तो आप कहते हैं कि ये इंतशार फैला रहे हैं। जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो तब आप लोग कहते थे कि ये मोमिन है। आज जब वो अपना हक मांगते हैं तो कहा जाता है कि वो इंतशार की तरफ जा रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले 10 सालों में जो असली अवामी इश्यूज थे न्यू सिटी के रिलेटेड, उस पर किसी ने रोशनी नहीं डाली। 2033 तक न्यू सिटी की हाजिर आबादी होगी 35 से 40 हजार। इसी तरह हालकाबाद की आबादी भी बढ़ रही है, इसी तरह बनहुरमा की आबादी भी बढ़ रही है, इसी तरह जो LA4 का एरिया लगता है न्यू सिटी के पीछे, उसकी आबादी भी बढ़ रही है। 60 से 70 हजार से जायद बंदा जिस इलाके में रहता हो और उनके लिए अस्पताल हो DHQ मीरपुर, तो आपको लगता है क्या कि आपका DHQ इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा? किसी सूरत नहीं कर सकेगा। ताने दिए जाते थे, सोशल मीडिया पे बड़ी कमेंट्रियां की जाती थी कि चौधरी अब्दुल मजीद ने क्या किया, ये तो वापडा का हॉस्पिटल था न्यू सिटी का। तो तारीख कभी झूठ नहीं बोलती, आज भी तो वापडा एग्जिस्ट करती है। 2016 के बाद जो न्यू सिटी हॉस्पिटल में मशीनरी थी वो बताएं किधर गई है? क्या डायलिसिस मशीन वहां से गायब नहीं हुई? क्या एक्सरे मशीन वहां से गायब नहीं हुई? बिल्डिंग के हालात क्या हैं? तो कहने का मकसद यह है, आज सेक्टर A न्यू सिटी, सेक्टर C न्यू सिटी में प्राइमरी स्कूल की प्रॉब्लम है। कौन है उसका जिम्मेदार? जब आप अवाम को बुनियादी सहूलत ही ना दे सकें, तालीम और हेल्थ केयर, ये किसी भी माशरे की जान होते हैं, जब आप ये दो बुनियादी सहूलतें ना दे सकें तो ना तो आप इस शहर के सफीर हैं, ना ही आप इस शहर के वकील हैं। अपना किबला दुरुस्त करें, वरना ये अवाम मुझ समेत आपको रोडों पे घसीटेगी। अवाम की फ्रस्ट्रेशन उस हद तक पहुंच चुकी है।
कि लोगों का हाथ आपके गिलेबान पे है। किस वक्त कपड़े फाड़ेंगे ये वही बताएंगे आपको। झूठी कमिटमेंट्स, झूठे वादे ये करना बंद करें। मुझे कल कुछ दिन पहले एक अजीज ने कहा कि न्यू सिटी में कामयाब होने के लिए आपको सब्ज बाग दिखाने पड़ेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, अगर मेरी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो मैं लंबा नहीं चल सकूंगा। मेरे सामने एक ही मिसाल है, वो आकाए सलातु व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। जब उन पे नबूवत नाजिल हुई तो उनके जो पहले कुछ साल थे वो इंतहाई मुश्किल के थे। जो कुरैश के लोग थे वो नबूवत पे नहीं यकीन ला रहे थे, लेकिन गवाही देते थे कि आपका पैगंबर सादिक भी है, अमीन भी है। अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर के किरदार को पूरा किया, किरदार को मुकम्मल किया, उस किरदार को मिसाल बनाया दुनिया के आखिर तक। हम उनकी रत्ती बराबर भी नहीं है, लेकिन मेरी मिसाल वो है। आपसे जो बात करूंगा वो पूरी करूंगा। मैं किसी सूरत आपसे वो कमिटमेंट नहीं करूंगा जिसकी अकल और जिसकी आजाद कश्मीर के माली हालात इजाजत ही ना दें। उसके बाद मेरे हवाले से कमेंट्रियां की जाती हैं पिछले 3 से 4 महीने से, जब से वो एक मिसाल है कि मेरे से अक्सर पूछते हैं कि अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो ये जो लोटों का ग्रुप है ये आगे पीछे क्या करेगा। तो मैंने उसके लिए ये मिसाल रखी थी कि जब बड़ी ईद आती है तो आखिरी 2-4 दिन जिसका जानवर नहीं बिकता तो वो फिर देख रहा होता है कि मैं इसको किसको बेचूं। तो इनका भी वही हिसाब है, ये अब इनकी बड़ी ईद आ रही है तो ये अपना रेट लगवाएंगे। मैं नजरियाती तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पैदा हुआ हूं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती लीडर बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती लीडर स्टेज पे बैठे हुए हैं। मेरा नजरियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरे से कोई नहीं ले सकता। एट द सेम टाइम अगर मैं 10 से 15 हजार बंदे से फर्दन फर्दन जाके मिला हूं तो ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि मोइज मजीद आधे रास्ते जाके आपका सौदा कर रहा है और अपनी एडजस्टमेंट ले। मेरा ईमान सिर्फ एक चीज पे है, हस्बिन अल्लाह व निअमल वकील। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। कोई एडजस्टमेंट, कोई सियासी पोस्ट इस अवामी सफर से मेरे लिए अजीज नहीं। तो इलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं, जब तक जिंदगी है अवाम की अदालत में जाऊंगा, जमहूरियत की प्रोसेस को फॉलो करूंगा। अवाम पर्ची से मुंतखब करके भेजेगी तो उनका फैसला कबूल करूंगा, अवाम रिजेक्ट करेगी तो उनका फैसला कबूल करूंगा। अवाम का फैसला हतमी फैसला होगा और जमहूरियत की प्रोसेस के ही थ्रू जाऊंगा। ना मेरे बाप ने कभी एडजस्टमेंट की सियासत की, ज़िया-उल हक की जेल काटी, मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा, ना उसके खून में है कि हम एडजस्टमेंट की सियासत करें। अवाम की सियासत ही अव्वल सियासत है। और आपको जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हुए जिनके बाल सफ़ेद हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ मरूसियत से हट के एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह आप लोग जो कहेंगे कि जिस नामालूद बच्चे को आपने आगे किया था वो आपकी इज्जत का बंदा बनेगा, वो इस शहर की इज्जत बनेगा। मेरी ख्वाब इस शहर में बुनियादी सहूलतें बहाल करना, तालीम, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ताकि आप अपने बच्चों को जब सड़क पे भेजें तो वालिदैन सेफ हो। मैं सबसे पहले अपने आप से शुरू करूंगा
फिर फर्दन फर्दन अवाम तक जाऊंगा। जब मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे आराम से और कंफर्टेबली रखूंगा, तभी आपके बच्चों के लिए मैं बेहतर सोच सकूंगा। आखिर में मैं एक बात बड़े वाज़े तौर पे क्लियर कर दूं, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी कशीदगी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमें अगर गवाही दो तो हमेशा सच की गवाही दो, इंसाफ का दामन मत छोड़ो। आज जो इस पूरे आज़ाद कश्मीर में कशीदगी है, इसका जिम्मेदार आज़ाद कश्मीर का हर वो सियासतदान है जिसने पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन खत्म की। जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम में असेंबली के अंदर ऑपोजिशन ना हो, उस पार्लियामानी निज़ाम में अवाम किधर जाएगी? अवाम सड़कों पे ही आएगी। आज मैंने आज़ाद कश्मीर पूरे का ठेका नहीं ले रखा अभी, लेकिन इस शहर का ठेका ले रखा है। अगर मैं इस शहर का नुमाइंदा हूं तो नजरियाती तौर पे इधर जो एक्शन कमेटी मुजाहरा करने जा रही है, मैं उनके नजरियात से इख्तलाफ कर सकता हूं, लेकिन कैटेगोरिकली एक चीज बड़े वाज़े तौर पे हम बता दें एडमिनिस्ट्रेशन को और कंसर्न बॉडीज को कि जब आपके किसी जिस्म के हिस्से में चोट लगी हो तो आप वो हिस्सा काटते नहीं हैं, उस पर पट्टी लगाते हैं। अगर ये एहतजाज पुरअमन हुआ तो बराए मेहरबानी लाठीचार्ज, डंडों से, शेलिंग से परहेज करिएगा। अगर मेरे मीरपुर के लोगों पे शेलिंग हुई, मीरपुर के लोगों को मारा गया, तो मैं इस शहर के उन लावारिस सियासतदानों की तरह नहीं हूं जो घर बैठ के टिकटॉक देख रहा होगा। मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। और जहां तक जो हमारे एक्शन कमेटी के भाई हैं, देखिए आप दलेर बने, आप दलेरी दिखाएं, लेकिन आप कुछ अक्ल के नाखून लें। 70 साल से अगर ये निजाम चल रहा है तो 70 साल में कुछ इधर बड़ी शख्सियात भी थी। आपसे ज्यादा जनरल ज़िया-उल हक का जोबर, और वो इससे ज्यादा जालिम था, इससे ज्यादा एग्रेसिव था। जनरल मुशर्रफ भी जालिम था, वो भी एग्रेसिव था। क्या वो सियासी निजाम को खत्म कर सका? क्या वो सियासी नजरिए को खत्म कर सका? तो लिहाजा अक्ल के नाखून लें। जो मुहाजिरीन की सीटों के हवाले से आपकी डिमांड है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाकी हुकूमत को कि इन लोगों को मोबिलाइज करें। अगर ये एक डिमांड लेके आ रहे हैं, आप इसे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन इनको इंगेज करें, इनके साथ डायलॉग करें और इनको अपनी सियासी विजडम से कायल करें। ये हमारे लोग हैं। आज से 3 महीने पहले ये वही लोग हैं जिन्होंने लाइन ऑफ डिफेंस पे ये पहली सफ में खड़े हुए थे। इन्होंने ये चीज साबित की कि पाकिस्तान की सालमियत और आजाद कश्मीर की खुद मुख्तारी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। और आज वक्त ने ये चीज साबित की कि जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ये कहा करते थे कि कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ूंगा, तो 1000 साल तक कोई इंसान जंग नहीं लड़ सकता। वो एक माइंडसेट की बात थी, वो एक नजरिए की बात थी कि नजरिया राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया कश्मीर की राय शुमारी का है। ये हक कोई इस खित्ते से, इस रियासत से नहीं ले सकता। ये हमारा बुनियादी हक है और इंशाअल्लाह मजीद आपसे बात होगी, आपके पास हाजिर भी होऊंगा। और आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा कि ना मैं चिट्ठी लेके आता हूँ, ना कोई मेरे पास पहले से पेंसिल से कोई सवाल लिखे जाते हैं या जवाबात तैयार होते हैं। आपके पास जो भी सवाल है, जो भी सजेशन है, आप ओपन हार्टेडली बताएं। जिस तरह फेसबुक पे कई कॉलम निगार
तबसरा करते हैं वो ओपनली बात करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी नेक नीति से आपके सवालों का जवाब भी दूं और आपकी अदालत में अपने आप को बार बार पेश करूं। बहुत शुक्रिया। आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मिसाइल के हवाले से स्पेशली आपने जिक्र किया और ये भी जिक्र किया कि इलेक्शन भी करीब है, तो मेरा सवाल ये है कि पिछले 3 महीने से मुफ्त शहर में इंतहाई संगीन मसला था बिजली का, जिसको आपने मुकम्मल नजरअंदाज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसकी क्या वजह है? और ये 3 महीनों में आपको ये मसाइल स्पेशली मैं पानी और बिजली के हवाले से बात करूंगा कि क्यों नजर नहीं आए, और इलेक्शन के कई बातें ही जैसे कि आपने खुद भी कहा है, क्या आप भी ये इलेक्शन का जो ट्रैक रिकॉर्ड वही खेल रहे हैं? देखिए, जो बिजली के हवाले से आपने सवाल किया, ये जितनी मेरी 32 साल जिंदगी है, 7 साल की उम्र से होश है, ये वाहिद साल था जिस पे इंतजामिया पे भी तरस आता है। उसकी वजह क्या है? जब बिजली सस्ती हुई तो जहां 50 केवी का ट्रांसफार्मर था वहां अब 200 का लोड है, जहां 100 की जरूरत थी वहां पे भी 200 का लोड है, जहां पहले 1 एसी लगा हुआ था वहां 6 एसी लगे हुए। जब आपकी मैनेजमेंट ही उस काबिलियत की नहीं होगी कि जो इस लोड को बर्दाश्त कर सके, तो वो कैसे इन मामलात को हल करेंगे? एक दूसरी चीज, ये इनका पहला सीजन था जिस पे इन्होंने ये चीज फेस की। अगले साल अगर ये इस चीज की तैयारी नहीं करते तो फिर जो यहाँ की इंतजामिया है बिजली के रिलेटेड, उनका फेलियर होगा। और जहां तक आपका तीसरा सवाल है कि इलेक्शन के हवाले से, तो मैंने तो ये बड़े वाज़े तौर पे मैं अपने कारकुनान को भी और निजी महफिल में भी कहता हूं कि जो अवामी नुमाइंदे हैं इस शहर के मौजूदा, उनको कहें अपने घरों से ट्रांसफार्मर्स और खंबे निकालें और आवाम को फराम करें। मैंने ना खंभों का कभी वादा किया है, ना ट्रांसफार्मर्स का कभी वादा किया है, ना ही मैं ट्रांसफार्मर और खंबे की बुनियाद पे अवाम के पास जाके वोट मांगूंगा। अगर मैं खंबे और ट्रांसफार्मर की बुनियाद पे अवाम से वोट मांगूंगा तो ये मेरा फेलियर है। और जहां तक वाटर की, पानी की आपने बात की, तो वो बिल्कुल आपने 200% दुरुस्त बात की कि ये ग्रेटर वाटर सप्लाई जो स्कीम है ये बहाल होनी चाहिए, लेकिन मैंने उस पर तबसरा क्यों नहीं किया? क्या मेरे पास कोई इख्तियार है? आज मैं पानी के नाम पे लोगों को कमिटमेंट उस वक्त नहीं दे सकता जब तक मेरे पास इख्तियार ना हो। और जब ग्रेटर वाटर सप्लाई की जो इशू है, इसको अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आपको, जो मैंने पहले चीज कही है, पानी, सेहत और बिजली, इसके लिए आपको सियासतदानों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 10 से 15 साल में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म ऐसे होगा कि ये खुद हल होंगे। आज आप 2025 में अगर आज भी हमारे लोग पानी, बिजली और सेहत के लिए सियासतदानों की मिन्नतें करें तो फिर ये फेल्ड सोसाइटी है। बहुत अच्छी बात है सर जनाब, आपने आप बहुत सारे मसाइल गिनवाए शहर के लिए, कुछ बातें बड़ा अच्छा लगा। इस तरह के ड्रामे पहले भी हमने बहुत इसी स्टेज से देखे। आपने बड़े मसाइल में से कुछ मसाइल शायद आप भूल गए हैं, उसकी तरफ आपकी नजर नहीं है। और एक मसला आपके गोशोगुजार करूंगा कि ज़ैनिक मजाक का जो प्रॉब्लम है और वो न्यू सिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहां की आपने आबादी भी गिनवाई, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट आ जा रहा है कि आपके जो मौजूदा भाई वजीर हैं वो है और उनके पास बाकायदा वजारत भी है। उस पर आप क्या कहेंगे? एक सवाल। दूसरा ये कि आप ऑन करते हैं कि जो आपने डिमांड्स रखी है वही एक्शन कमेटी की डिमांड्स हैं, और आप ये समझते हैं कि एक्शन कमेटी है जो वो उनकी डिमांड्स जायज हैं और वो पूरी होनी चाहिए। आप ऑन करते हैं कि आप उनके साथ खड़े होंगे और आगे उनके साथ चलेंगे, इसलिए कि वो। तीसरा ये कि 7 MLA हैं सर जिला मीरपुर के, और सिर्फ 15 लाख रुपए जो बजट है, वो इसका जो फंड है MDA का आया, और तरक्याती बजट है जो वो भी 15 लाख है, जबकि बाकी आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को 6 करोड़ रुपए मिले, बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो करोड़ों की मद में पैसे मिले, यहाँ पे लाख 1 करोड़ रुपया भी नहीं मिला, लाखों की मद में मिले। इस पे भी आपके भाई भी वजीर हैं, वो असेंबली में है, आपकी जमात हुकूमत में है,
तो आप यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं उनको कहाँ पे अवाम किस स्टेज पे रखे और क्या उनको समझे कि इनमें क्या कोई अच्छी कोई आने वाले वक्त में आपसे क्या लोग को पूरा करें? देखिए, आपने 3 सवाल किए हैं। जो आपका पहला सवाल है ज़ैली के हवाले से, ज़ैली के हवाले से जो सियासी मंशूर था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ से पहले नुमाइंदे थे सदर रियासत, उनके मंशूर का हिस्सा था। उन्होंने 2 से 2.5 साल इस पर कोई काम नहीं किया। आपने कहा कि कासिम मजीद MDHA के मिनिस्टर हैं। कासिम मजीद साहब जब 2021 में इलेक्शन लड़े थे तो वो अपोजिशन में थे 2023 तक। कासिम मजीद के इलेक्टोरल मैनिफेस्टो का हिस्सा ज़ैली कुंभा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन से जो ज़ैली कुंभे के हवाले से न्यू सिटी की आवाम खड़ी हुई है, उन्होंने उनके मुतालबात को इंडोर्स भी किया और अभी मेरी इतलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट भी की हुई है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अब चाहते हैं कि आप आवाम को ज़ैली कुंभा देना चाहते हैं या जाली कुंभा देना चाहते हैं। मैं आज ज़ैली कुंभे के हवाले से ये कह दूं कि लोगों को चिटें मिलेंगी, तो ये वही चीज़ अपने आप को तारीख अपने आप को दोहराएगी जो आपने कहा कि पहले भी इधर बहुत ड्रामे हुए। तो वो ट्रक की, वो कहते हैं ट्रक की बत्ती पीछे लाना वाली गल है। अप्रूवल फंडिंग की होगी नहीं तो ज़ैली कौन देगा? अगर आपने सियासत चमकानी है, जो मेरे लिए, मेरा भाई MDHA का मिनिस्टर है, मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है कि उनसे कहूं कि एक तकरीब रखते हैं, चिट्टे देते हैं, आवाम में अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करते हैं और इलेक्शन में वोट देंगे। लेकिन वो जो लोग आज दूसरों का रास्ता रोक रहे हैं, कल को वो हमारा रास्ता रोकेंगे। तो जब तक AJ गवर्नमेंट फंड्स रिलीज नहीं करेगी, MDHA का मिनिस्टर क्या करेगा? वो तो प्रपोजल बना के ही बेच सकता है। आज इस शहर में आपके 2 वजीर हैं, एक खड़ी से, एक मीरपुर शहर से और एक सदर रियासत है। तो जिस नुमाइंदे को आपने 21,000 वोट दे के असेंबली के अंदर भेजा था, तो अव्वल फर्ज तो आपका बनता है आप उनसे सवाल करें। लेकिन उधर आपको उम्मीद नजर नहीं आती, ना ही उन्होंने हल करना है, इसीलिए आज ये सवाल हमारे से पूछा जा रहा है। लेकिन मेरा तो इसमें कैटेगोरिकली वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर फिजिबिलिटी बनती है ज़ैली कुंभे की, तो तब उस पे काम की आवाम को यकीन दहानी दिलाएं। अगर आप अगले 3 से 4 साल भी चिटे प्रैक्टिकली नहीं दे सकते तो मजीद आवाम के साथ झूठ ना बोलें। अमली तौर पे अगर आप कुछ कर सकते हैं तो तब आप कमिटमेंट दें। दूसरा सवाल आपने किया एक्शन कमेटी के हवाले से, तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे एक चीज़ पर बता दूं कि मैं नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मानने वाला हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियात को मानने वाला हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया पैदाइश में मिला था और इंशाअल्लाह जब मरूंगा तो उस नज़रिए के साथ मरूंगा। जो एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं, उन मुतालबात से मैं किसी हद तक मुत्तफिक भी हूँ, किसी हद तक मुत्तफिक नहीं भी हूँ। हर इंसान की एक अपनी सोच है, ये मेरी पार्टी पॉलिसी नहीं है। जो मुहाजिरीन की नशिस्तों को वो कहते हैं बिल्कुल ख़त्म कर दें, मैं उसे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मेरा इख्तलाफ एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से होनी चाहिए। वो नुमाइंदगी आज़ाद कश्मीर और मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर के लोगों को करनी चाहिए। और जहाँ तक उनके साथ चलने की बात है, तो जब दिलेर बन के या रोडों पे आके आप रियासत को गाली निकालें, तो मैं रियासत को तो ना किसी को गाली देने दूंगा ना गाली निकालूंगा, क्योंकि मैं इस पाकिस्तान की सोसाइटी में पला बड़ा हूँ। जिस तरह एक नेशनलिस्ट को हक है कि वो राय शुमारी में चाहे कि हम आज़ाद हो, इसी तरह मैं भी कश्मीर का सिटीज़न हूँ। मुझे भी हक है कि अगर मैं पाकिस्तान को अपना हरम मांगता हूँ तो कोई माई का लाल मुझे उस चीज़ से रोक नहीं सकता। ये मेरा फैसला है। रेफरेंडम में एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन वोट। और तीसरी चीज़ इसी एक्शन कमेटी के हवाले से कि तहरीक चलती है, तारीख डिसाइड करती है कि वो तहरीक जमहूरी थी, तारीख डिसाइड करती है कि वो तहरीक इनकलाबी थी, तारीख डिसाइड करती है कि उस तहरीक ने अवाम की बेहतरी के लिए क्या किया। एक चीज़ इस पे मैं ऐड करूंगा आपके लिए कि ये जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, जो हिजरत हुई थी
वो 14 अगस्त से एक दिन एक हफ्ता पहले हुई थी। पाकिस्तान टेबल पे मिला था, डायलॉग से मिला था। आप निज़ाम को ख़त्म करके अपने कोई डिमांड्स पूरी नहीं करा सकते, आप टेबल पे अगली पार्टी को कायल करके अपने मुतालबात पूरे करा सकते हैं। तो आप फर्स्ट स्टेप को माने ना और सीधा 6वां गेयर लगा लें, इसकी तो अक्ल भी इजाज़त नहीं देती। आपकी सियासत का माशाल्लाह आगाज़ है। इससे पहले जो हमारे एमएलए मेरा नौकर रहे अपने रियासत में, उनका भी मंशूर ये था कि जब हम भारत में जाते थे तो मसला कश्मीर तक गुजर। आपने जब उम्मीदवार अपने आप बजाय किया तो पहला जो अमेरिका कनाडा को आपने भी कश्मीर को इजाजत करने का ऐलान किया, तो क्या ऐसे चलेगा आगे उसी तरह या मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये मैं आज इस बड़ी महफिल में कह रहा हूँ कि आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है सर, आपके सवाल का मुझे पता था कि आप ही मेरे से ये सवाल करेंगे। मेरा जो ओवरसीज के दौरे का मकसद था वो इसी अवेयरनेस के हवाले से था कि देखें, जब कोई इंसान किसी बैरून मुल्क जाता है, ओवरसीज जाता है, चाहे वो कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, यूके, हमारे लोग बाहर सेटल्ड हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारा उनके साथ एक नस्ल दर नस्ल का रिश्ता है, हमारी अब खुशी गमी भी बाहर होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं ज़ाती कैपेसिटी में यूके जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, उधर मैं किसी से मिलता हूँ, वो मुझे रिगार्ड करता है, ये मेरा ज़ाती ताल्लुक है। मेरा बाहर जाने का मकसद इस बारी ये था कि मैं बुनियाद रखना चाहता हूँ कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, इनकी दुकानें बंद करने। जब आप बाहर जाते हैं, आप उधर, मैंने लोगों पे मेरी तकरीर सुनेंगे, मैंने उधर बड़े वाज़े तौर पे कहा कि आज अगर मैं पहली दफ़ा आपके पास आया हूं तो मैं आपके सामने 3 चीज़ें रख, मैं एक शहर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कल को जब मैं आपके पास दोबारा आऊं तो आपने मेरे से पूछना है, सफ़ीर या वकील बनने से पहले हमें यह बताओ कि जिस शहर से तुम आए हो वहां तालीम का क्या निज़ाम है, वहां हेल्थ का क्या निज़ाम है, वहां सोशल सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है। अगर मैंने वो बॉक्सेस टिक किए तो मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँगा, कश्मीर का वकील हूँगा। अगर मैं उन बॉक्सेस को टिक नहीं करूँगा तो बराए मेहरबानी मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट ना करिएगा, क्योंकि ओवरसीज़ के जो लोग हैं सर, वो पाकिस्तानी सियासतदानों से, आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों से, इस सियासी निज़ाम से, इस सियासी कल्चर से मुतनफ़र है, होपलेसनेस है। ये एक ही चीज़ से बेहतर हो सकती है जब आप अमली तौर पे यहाँ पे काम करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओवरसीज़ में। तो ये मेरी बुनियाद थी कश्मीर की अवेयरनेस से। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम विद इन। यहाँ से बेहतरी शुरू करूँगा तो तब जाके कश्मीर का इशू उठाऊँगा। मैं क्या, मेरा वालिद क्या, मेरा दादा भी इस हालात में कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकता। तो आपकी बात से मैं टोटली आपने तमाम विकटों के मसाइल तो बयान किए, तो एक बड़ा मसला जो इसमें शहर का मसला है, जो हर इलेक्शन में भी होता है और आने वाले इलेक्शन में भी यही चलेगा कि 60% आबादी मीरपुर में जहाँ सुई गैस नहीं है, तोबा न्यू सिटी के मुतालबा मलिका इलाके, तो आपने जो अभी पूरे मसाइल बयान किए, मैं सुई गैस का मुतालबा नहीं किया, इसकी क्या वजह? सर, सुई गैस का मैंने, वो कहते हैं कि प्यार और मोहब्बत में जब एक दफ़ा धोखा मिला हो तो दोबारा अगले आशिक को वही वादा नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ देखिए, जो आज जो माली हालात हैं, जो आज़ाद कश्मीर के बजट में एक प्रैक्टिकल हकीकत है, क्या हमारे माली हालात हमें इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि हम सुई गैस ला सकेंगे? मैं ये वादा उस टाइम तक नहीं करूँगा जिस टाइम तक इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली डिलीवर ना कर सकूं। सुई गैस बहुत दूर की चीज़ है जराल साहब। पहले हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों को खाने को, इलाज कराने को अस्पताल होगा नहीं, गैस लगा के वो क्या करेंगे? पहले उनको बेसिक सहूलतें दें। झूठे वादे, झूठे लारे अवाम को ना लगाएं आप। मैं वो झूठा लारा कभी नहीं लगाना चाहता जिसके ऊपर मुझे खुद गिरफ्त ना हो। तो इसीलिए बाय विल मैंने उसको मेंशन नहीं किया। पहले मुझे, जब मैं इंशाल्लाह
आगे आऊँगा, उसकी फिजिबिलिटी तैयार करूँगा, आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं इन ऐवानों से खींच के आपकी दहलीज पे ला के सुई गैस दूँगा।